नमस्कार दोस्तों। संसद में पीएम मोदी पर राहुल गांधी के आरोपों के बाद बीजेपी के प्रवक्ता की तरह अपने चैनल पर भक्तिमय विश्लेषण करने वाले इन भाई साहब के ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के कुछ छिलके अभी मैं इस वीडियो में उतारने वाला हूं। बस आप देखते जाइए। हर रोज ब्लैक एंड व्हाइट के नाम पर ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम करने वाले ये भाई साहब हमेशा की तरह कल भी अपना फर्ज उसी अंदाज में निभा रहे थे जिसके लिए कुख्यात थे। अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अडानी मामले में मोदी तो बहुत पाक साफ है, राहुल गांधी बहुत फालतू के आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों की धार को कुंद करने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट वाले ये भाई साहब खुद फेक नैरेटिव गढ़ रहे थे और देश की जनता को फेक नैरेटिव से बचने की सलाह भी दे रहे थे। गजब का दो मुंहापन। संसद में अडानी से रिश्तों को लेकर पीएम मोदी से पूछे गए सवालों का जवाब मोदी से पहले भाई साहब ने कल रात ब्लैक ज्यादा व्हाइट कम की तर्ज पर एडवांस में दे दिया। ऐसा लगा जैसे मोदी जी ने जवाब देने का काम या कहें ठेका इन्हें हमेशा की तरह आउटसोर्स कर दिया हो। पत्रकारिता पर जब मोदी भक्ति की ऐसी लेप चढ़ जाए कि पत्रकारिता का पौ भी गायब हो जाए और अपने आराध्य नेता के लिए हाथों में आरती की थाल आ जाए तो ऐसा ही होता है। राहुल गांधी ने अडानी से रिश्तों को लेकर मोदी से कुछ सवाल क्या पूछे, मोदी भक्त पत्रकारों और एंकर्स के पेट में दर्द शुरू हो गया। भाई लोग मोदी और राहुल के बीच में खड़े हो गए और सवाल पूछने में जुट गए राहुल गांधी से। अब जरा गौर से सुनिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अपने शो में ब्लैक एंड व्हाइट वाले चौधरी साहब ने जो कहा वो भी बताऊंगा और कैसे फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की वो भी बताऊंगा। तय आप खुद कर लीजिए कि जिस तरह के नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो सही है या जो मैं बता रहा हूं उसमें भी कुछ दम है। फिर कह रहा हूं गौर से सुनिए अगले 10-15 मिनट तक। मंगलवार को राहुल गांधी ने मोदी पर अडानी को फायदे पहुंचाने के आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे। कुछ तस्वीरें भी लहरा रही थी। सवाल दो टूक और साफ साफ थे। जवाब सरकार को देना है, लेकिन ऐसे भाई लोग कल शाम से ही अपने सरकार की तरफ से जवाब देने में जुटे रहे। अपने सरकार इन्वर्टेड कोमा में। जैसे राहुल गांधी ने कल संसद में यह तस्वीर मोदी और अडानी की लहराई जिसमें अडानी के साथ मोदी एक प्राइवेट प्लेन में दिख रहे हैं। दोनों में कितना दोस्ताना है इसकी गवाही यह तस्वीर दे रहा है। हालांकि यह तस्वीर 2014 के चुनाव के पहले की है जब मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे और यह तस्वीर तब की जब अडानी के जहाज से चुनाव प्रचार 2014 के पहले किया करते थे। यही तो दिखाया और बताया राहुल ने। जब यह तस्वीर राहुल गांधी संसद में दिखा रहे थे तब भी बीजेपी के कुछ सांसदों और मंत्रियों ने एतराज किया था, लेकिन सबसे ज्यादा एतराज ऐसे मोदी भक्त चेहरों को हुआ है। भाई साहब ने अडानी के साथ गैर बीजेपी दलों के नेताओं के साथ साथ कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा की ऐसी तस्वीरें दिखाई अपने शो में जो अडानी के साथ अलग अलग मौकों पर दिखे। साबित यह करने की कोशिश करते रहे कि अडानी से कांग्रेस नेताओं के भी करीबी रिश्ते रहे या गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से भी उनकी मुलाकातें होती रही। इनके कहने का मतलब यह भी था कि निवेश और काम के सिलसिले में अडानी राजस्थान से लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री से मिलते रहे। इसलिए मोदी जी के साथ अडानी की अगर ऐसी तस्वीरें हैं तो इसका कोई खास मतलब नहीं है। यही भाई साहब ने कल नैरेटिव गढ़ा। चलिए मान लेते हैं कि देश के किसी भी बिजनेसमैन से मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की मुलाकात सामान्य बात है। इसमें कोई गलत है भी नहीं, ये मानता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन अडानी से मोदी के रिश्ते क्या वैसे ही हैं जैसे गहलोत, वाड्रा, शरद पवार या ममता बनर्जी से हैं? इतना सामान्य ज्ञान तो होगा आपको चौधरी साहब। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहते अडानी मोदी के कितने करीब थे इस पर सैकड़ों पन्ने लिखे जा चुके हैं दुनिया भर के अखबारों में, इसलिए मैं उस पर तो नहीं जा रहा। लेकिन क्या अडानी के साथ कुछ गैर बीजेपी नेताओं या रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर दिखाने से यह पता चलता है कि 2014 के पहले तक दुनिया के अमीरों की लिस्ट में
609 नंबर पर टंगे अडानी 2022 में दुनिया के तीसरे बड़े अमीर कैसे बन गए? 2014 में करीब 40,000 करोड़ की हैसियत वाले गौतम अडानी 2022 में 12 लाख करोड़ से ज्यादा की हैसियत वाले अमीर कैसे बन गए? बीते 3 सालों में अडानी की दौलत रॉकेट की रफ्तार से कैसे आसमान पर पहुंच गई? क्या इन सवालों का जवाब उन तस्वीरों से मिलता है जो तस्वीरें कल ये भाई साहब राहुल के आरोपों की काट के तौर पर निकाल कर लाए थे और चहक चहकर बता रहे थे कि जो तस्वीरें राहुल दिखाना भूल गए हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं? बार बार यही कहने की कोशिश कर रहे थे, यूरेका यूरेका, बहुत चीज मिल गया। भाई साहब ने यह भी बताया कि अडानी को इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में खनन का ठेका यूपीए के कार्यकाल में 2009, 2008 और 2010 में मिला। लेकिन भाई साहब ने यह नहीं बताया कि उन ठेकों के मिलने से भी अडानी दुनिया और एशिया तो छोड़िए, भारत में भी अमीरी के पायदान पर काफी नीचे थे। राहुल ने पीएम मोदी पर सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि उनकी वजह से अडानी को कई देशों में बड़े बड़े ठेके मिले। बांग्लादेश सरकार ने अडानी के पावर प्रोजेक्ट को कैसे दिया, कैसे वो प्रोजेक्ट मिला, इसको लेकर लंबी चौड़ी रिपोर्ट छप चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार ने महीनों की तहकीकात के बाद यह साबित किया है कि मोदी की वजह से न सिर्फ अडानी को बांग्लादेश से 1600 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट मिला, बल्कि झारखंड में उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए सरकार ने कई नियम बदल दिए। इस पर भी विस्तार से एक मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे श्रीलंका में अडानी को मिले ठेके को लेकर वहां के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने माना, उनके वीडियो हैं, उन्होंने माना कि श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि मोदी जी के कहने पर ही यह काम अडानी को देना है। यही तो राहुल ने कल कहा। लेकिन भाई साहब ने जजमेंट देते हुए कह दिया कि राहुल गांधी बिना सबूत के मोदी पर आरोप लगा रहे थे। विदेशों में अडानी का जो विस्तार हुआ है उससे पीएम मोदी के दौरों का कोई लेना देना नहीं है, यह भी भाई साहब ने कहा। इस पर वैसे काफी लिखा जा चुका है कि कैसे पीएम के विदेशी दौरों में अडानी खास तौर से उनके साथ होते थे, और यही राहुल गांधी ने कल कहा। अब जवाब सरकार को देना है, सरकार दे, लेकिन जवाब देने आ गए हैं ऐसे लोग जो विपक्ष को टारगेट करने की सुपारी लेकर सत्ता पक्ष के लिए नैरेटिव सेट करते हैं और चैनलों पर आकर ज्ञान बघाड़ते हैं। चौधरी साहब ने भी कहा कि यह बात सीखने और जानने की है कि आजकल आरोप लगाना कितना आसान है। लंबे चौड़े भाषण दिए जा सकते हैं, कहानियां गढ़ी जा सकती है, लेकिन सबूत नहीं पेश किया जा सकता। ये चौधरी साहब के शब्द है, हूबहू रिपीट कर रहा हूं जो कल उनके उस शो में था। मैं तो यही कहूंगा, वाह चौधरी साहब वाह, सही कहा आपने। यह भी सीखने की बात है कि वसूली के आरोप में कैमरे में कैद होने के बाद 1 महीने तक जेल में गुजार चुका आदमी भी कैसे ज्ञान बघाड़ सकता है, कैसे राष्ट्रवादी हो सकता है, रोज देश को नैतिकता का पाठ पढ़ा सकता है। यह भी सीखने की बात है भाई साहब। और यह सिखाने की योग्यता देश में कितने पत्रकारों के पास है, यह इनसे बेहतर कौन जान सकता है। जो काम बीजेपी के नेताओं को आकर करना चाहिए, जो काम बीजेपी के प्रवक्ताओं को आकर करना चाहिए, वो भाई साहब ने और ऐसे लोगों ने अपने अपने चैनलों पर कर दिया। मोदी जी से उनके दावों और गलत बयानियों को लेकर आज तक ऐसे लोगों ने कभी सबूत मांगने की हिम्मत नहीं दिखाई। मोदी के जुमलों की इतनी लंबी लिस्ट है कि अगर संक्षिप्त में भी बताऊं तो 2 घंटे का वीडियो उसी पर बन जाएगा। 8.5 साल से देश चला रहे मोदी जी से ऐसे लोगों ने कभी कोई सवाल पूछा नहीं कि सर जी आप इतने हवाई वादे कैसे करते हो, इतने जुमले कैसे उछालते हो, इतनी गलत बयानी कैसे करते हो जिसका तथ्य और सत्य से कोई लेना देना नहीं है। कैसे वो तमाम वादे आपने किए जो कभी पूरे न होने थे न हुए, कभी नहीं पूछा मोदी जी से। हमेशा की तरह ऐसे लोगों के निशाने पर विपक्ष है और चापलूसी के लिए सत्ता पक्ष है। राहुल गांधी ने संसद में पूछा कि पीएम मोदी और अडानी कितनी बार एक साथ विदेश यात्रा पर गए। राहुल गांधी ने पूछा कितनी बार पीएम मोदी की विदेश यात्रा के दौरान 1 या 2 दिन बाद अडानी ने उन्हें ज्वाइन किया। कितनी बार मोदी की विदेश यात्रा खत्म होने के तुरंत बाद उसी देश की यात्रा पर अडानी गए। अडानी को ठेके दिलाने के लिए मोदी ने कितने देशों की यात्राएं की। अडानी ने 20 साल में बीजेपी को कितने पैसे दिए। अडानी से मोदी जी का क्या रिश्ता है।
भाई इन सवालों का जवाब तो सरकार को देना है और ये सीधे सिंपल सवाल है। लेकिन चौधरी साहब अपनी तरफ से ही बीजेपी की प्रवक्ता बनकर यह फैसला सुना रहे थे कि राहुल के आरोप फिजूल हैं, उनके पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अरे भाई साहब, यह सवाल है, विपक्ष के सवाल है, सवाल का जवाब तो मिले पहले, और यह जवाब आपको नहीं देना है चौधरी साहब, यह जवाब मोदी जी को देना है, सरकार को देना है। बेसिक सी बात है। अब आते हैं अडानी को एक साथ 6 एयरपोर्ट देने को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर जो आरोप लगाए और चौधरी साहब ने उन आरोपों को अपनी थोथी दलीलों से कैसे खारिज करने की कोशिश की। तो चौधरी साहब ने अपने शो में, जिसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन मैं कहता हूं अक्सर उसमें ब्लैक ज्यादा होता है, व्हाइट कम होता है, मतलब तो आप समझते हैं। तो जो उन्होंने कहा शब्द से, वो भी मैंने आज सुबह में दिख गया चैनल पर, तो इसलिए मैंने नोट किया। और उसके बाद इसमें जो पेज है, जो झोल है, जो बचाव है, उसको समझने की कोशिश कीजिए बारीकी से। उनके कहे में ही वो छिपा है जिसका जवाब सरकार को देना है। उन्होंने कहा, भाई साहब ने स्क्रीन पर वही स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं जो भाई साहब जब ज्ञान दे रहे थे चैनल पर, उन्होंने कहा कि किसी कंपनी को अगर एयरपोर्ट के संचालन और विकास का काम दिया जा सकता है, दिया जाएगा तो उसी को दिया जाए जिसे अनुभव हो। अडानी के लिए नियम बदल दिया गया, यह राहुल के आरोप है, इन्होंने कहा, और एक्चुअली यही आरोप था। लेकिन साहेब बहादुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की यह जानकारी आधी अधूरी है, इसे मसालेदार बनाने की कोशिश की गई, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद इन्होंने बताया, जो बताया सुनिए, और उसके बीच के हिस्से इन्होंने कहा कि असल में यह बात राहुल गांधी की सही है कि अगर किसी एयरपोर्ट के विकास और संचालन की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपी जाती थी तो देखा जाता था कि उस कंपनी को इस क्षेत्र में तजुर्बा है या नहीं, अनुभव है या नहीं। यह प्रक्रिया 1996 में शुरू हुई थी। भाई साहब ने कहा, उन्हीं के शब्द हैं। उस समय की सरकार ने यह नियम बनाया था कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट उसी कंपनी को दिया जाए जिसका एविएशन इंडस्ट्री में तजुर्बा हो, इस आधार पर वीडियोकॉन समेत कई कंपनियों के आवेदन खारिज हो। ये उन्होंने कहा, उन्हीं के स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आगे उन्होंने क्या कहा, इससे आपको जानकारी भी मिलेगी कि नियम बदला कब गया। जो राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले गए, जिस पर सामने से सत्ता पक्ष की तरफ से लोगों ने एतराज किया, क्या नियम था, नियम बताओ। तो भाई साहब ने नियम बता दिया, और जो नियम बताया उसी में झोल है। सुनिए, तो भाई साहब ने बताया कि 96 में जो उस समय की सरकार थी, ये नियम बनाया था कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट उसी को दिया जाए जिसको तजुर्बा हो, और उसके बाद उसी आधार पर यह फैसला होना चाहिए था, और हुआ। 2003 में एक नियम बना कि हवाई अड्डों के विकास के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसमें प्राइवेट कंपनियों को 74% और एयरपोर्ट को बाकी 26% दी जाएगी, मतलब सरकार को, सरकारी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी को जो भी है। इसी के तहत दिल्ली और मुंबई प्राइवेट कंपनियों को दिया गया ताकि सरकार की भी दखल रहे। यह इन्होंने कहा अपने उस वीडियो में। 2014 के बाद देश में बहुत से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। सरकार चाहती थी कि प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़े। अब यह सरकार क्या चाहती थी, यह भाई साहब बता रहे हैं। इसी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, पीपीपी मॉडल। भाई साहब ने कहा, यानी देश में एयरपोर्ट के विकास और संचालन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों की रहेगी, लेकिन मालिक सरकार रहेगी। ये इन्होंने कहा। सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को शामिल करना चाहती थी, इसलिए सरकार ने शर्त हटा दी। कौन सी शर्त? कि जिसको एविएशन में तजुर्बा हो, एयरपोर्ट संचालन का, रखरखाव का, विकास का, उसी कंपनी को एयरपोर्ट दिया जाए। तो सरकार ने हटा लिया 14 के बाद। दरअसल कब हटाया उसकी एक चिट्ठी है, 18 की एक मीटिंग की एक चिट्ठी मेरे पास आई है, अधिकारियों के बीच इसको लेकर बैठक हुई थी, और 20 में अडानी को मिला। अब सुनिए, अब ये जस्टिफाई कर रहे हैं सुधीर चौधरी कि ये सरकार चाहती थी कि बाकी कंपनियां आए, मोनोपोली किसी की ना रहे, इसलिए सरकार ने नियम बदला। यही राहुल गांधी ने कहा। आगे क्या कहा चौधरी साहब ने कहा, इससे सरकार को फायदा भी हुआ। पहले के नियम से नुकसान था कि बहुत सीमित कंपनियों को भी एयरपोर्ट के संचालन का तजुर्बा था, उन्हें सारे एयरपोर्ट मिल जाते, नए प्लेयर नहीं आते, निवेश नहीं आ पाते। भाई साहब ने कहा कि पहले के नियम में झोल था, मतलब जो नियम 2003 में बना था और 96 में जिसकी बात हुई थी वो, तो उसमें झोल था। तो इसलिए इनके हिसाब से उस झोल को हटाने के लिए नियम बदल दिया गया,
मतलब कोई भी आ सकता है, चाहे वो मतलब गन्ने का मिल चलाता हो, चाहे वो उसकी टायर फैक्ट्री हो, चाहे उसकी चीनी फैक्ट्री हो, चाहे सड़क बनाता हो, चाहे कुछ भी करता हो, गैस बनाता हो, या पता नहीं जो भी करता है। अडानी जी तो बहुत करते हैं, चाहे सेब का कारोबार करता हो, जो भी है, सबको एयरपोर्ट का ठेका मिल सकता है। इनके मुताबिक वो सही था, सरकार को निवेश चाहिए था। बहरहाल अब आगे इन्होंने क्या कहा कि 2020 में अडानी को, जो फैक्ट है, अडानी को जयपुर, मुंबई, जयपुर, मंगलुरु, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम समेत, अहमदाबाद समेत एयरपोर्ट मिल गए। चूंकि सरकार ने वो नियम बदल दिया जिसका जिक्र राहुल गांधी ने कहा, तो एयरपोर्ट मिल गए। अब 6 के 6 एयरपोर्ट 2020 में गौतम भाई अडानी को मिल गए। भाई साहब ने उसको जस्टिफाई किया, लेकिन एक बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि विवाद इसको लेकर है ही नहीं, विवाद है मुंबई को लेकर। लेकिन किसने कहा कि विवाद इसको लेकर नहीं है? राहुल गांधी ने तो जिक्र किया इसका। और विवाद इसको लेकर है, विवाद नहीं, सवाल इसको लेकर है कि आखिर एक साथ एक ही साल में 6 बड़े एयरपोर्ट एक ही कंपनी को कैसे दिया गया, जिस कंपनी का एयरपोर्ट हैंडलिंग में कोई एक्सपर्टीज नहीं है। और राहुल गांधी के आरोप फिर तो सही है कि नियम बदला गया, यही तो भाई साहब भी मान रहे हैं कि नियम बदल दिया गया, लेकिन जस्टिफाई कर रहे हैं कि बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आते, निवेश और होता, किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होती, इसलिए मोदी जी ने देश हित में, राष्ट्र हित में नियम बदल दिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक ही कंपनी को 6 एयरपोर्ट मिले, कोई दूसरी कंपनी आई नहीं, मोनोपोली एक ही कंपनी की रही, जिसका नाम गौतम अडानी है, और जिस गौतम अडानी के साथ मोदी जी के रिश्तों की तस्वीर कल राहुल गांधी संसद में लहरा रहे थे। तो ये तो भाई साहब इन्हीं में पता चलता। अब इन्होंने क्या झोल डाला भटकाने के लिए, नैरेटिव गढ़ने के लिए? इन्होंने कहा कि विवाद इन 6 को लेकर नहीं है। जैसे राहुल गांधी ने इनको फोन करके कहा था, चौधरी साहब उन 6 को तो कोई विवाद ही नहीं है। अरे उन 6 को लेकर कितनी बात कही जा चुकी है, कही जा रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, किसने कहा विवाद नहीं है? आगे इन्होंने क्या कहा, चूंकि ये तर्क मुफीद बैठता है, आगे इन्होंने कहा कि विवाद एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट को लेकर है, जिस ढंग से जीवीके से एयरपोर्ट अडानी को मिला। जो राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए कि जीवीके पर दबाव डालकर, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव डालकर वो एयरपोर्ट दिलवा दिया गया अडानी को। हालांकि जीवीके की तरफ से कल देर रात एक बयान आया है, वो आज के कुछ अखबारों में छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है उन पे लोन काफी था और वो लोन की देनदारी थी, नहीं दे पा रहे थे, कोविड काल भी आ गया था, इसलिए वो गौतम भाई अडानी उनके संपर्क में आए। उन्होंने कहा सारा पैसा मैं 1 महीने में दे दूंगा, इसलिए हमने गौतम अडानी को मुंबई का एयरपोर्ट बेच दिया। हम बेचना चाहते थे क्योंकि हम कर्जदार थे। यह जीवीके की तरफ से कल देर रात बयान आया। दिलचस्प बात यह भी है कि वो बयान जो आया है वो एनडीटीवी के हवाले से किसी वेबसाइट पर मैंने देखा। एनडीटीवी किसका है? गौतम अडानी का। जीवीके ने बयान किस लिए दिया? क्योंकि गौतम अडानी पर सवाल उठा। सवाल किसने उठाया? राहुल गांधी ने। सवाल क्या उठाया कि जीवीके को दबाकर या केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके गौतम अडानी को मुंबई का एयरपोर्ट दिलवा दिया गया। तो जवाब जीवीके तो देगा, आज की तारीख में बचाव तो करेगा। वो तो ये थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं हम डरे हुए थे, हम दबाव में थे, हमारे पास ये था, केंद्रीय एजेंसियों का दबाव था। उन्होंने वही कहा जो ऐसे कारोबारी कहते हैं। कहा किसको? ये इंपॉर्टेंट है। एनडीटीवी को बयान दिया। एनडीटीवी किसका है? वो इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, तो भाई साहब ने, सुधीर चौधरी साहब ने, इन्होंने यही कहा कि ये जो जीवीके ने खुद दिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं है, अडानी ने जीवीके से लिया, इसलिए इसमें गलत क्या है। तो कुल मिलाकर उनके नैरेटिव में जो गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी को अगर गौर से कोई दिमाग वाला आदमी सुनेगा तो उसी से समझ में आ रहा है कि गड़बड़ क्या है। भाई आप ही कह रहे हैं और उसी के हिसाब से 6 एयरपोर्ट एक आदमी को मिले। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। और 6 एयरपोर्ट की जहां तक बात है, अभी कल परसों के वीडियो में शायद मैंने बताया था, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी थी कि 1 दर्जन अभी ऐसे एयरपोर्ट हैं जिसको लेकर केंद्र सरकार उसको बेचने को लेकर, लीज पर देने को देकर, जो भी कहे पीपीपी मॉडल के तहत सरकार विचार कर रही है। और हो सकता है कि अडानी के हिस्से और कुछ एयरपोर्ट आ जाएं। हाईएस्ट बिडर भी अडानी रहता है, पैसे की कमी नहीं है, सरकार का संरक्षण है, मोदी जी से दोस्ती है, सारी वजह साफ है। तो अब इस बवाल के बाद हो सकता है कोई फर्क पड़े,
नहीं तो हो सकता है अगले 1 साल बाद ऐसा होता कि 6 एयरपोर्ट ये जो 2020 में मिले, मुंबई एयरपोर्ट जो जीबीके से लिया, जो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, हाईएस्ट ट्रैफिक का, इसका जिक्र भी राहुल गांधी ने कहा कि लगभग 30% ट्रैफिक उस एयरपोर्ट से गुजरता है, जो एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिक तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, वित्तीय तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक तौर पर भी इंपॉर्टेंट है, और वो एयरपोर्ट सारे के सारे अडानी के पास हैं। इसलिए राहुल गांधी ने कहा अडानी 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 अडानी। तो अडानी अडानी तो हालांकि 6 बार लेना चाहिए था नाम, 6 एयरपोर्ट है, शायद उन्होंने 4 ही बार लिया। और अगर 6, 8, 10 और एयरपोर्ट मिल गए तो 1.5 दर्जन एयरपोर्ट हो जाएंगे। और राहुल गांधी ने कहा कि हर सेक्टर में, किसी भी सेक्टर को उठा लीजिए, खेती किसानी से लेकर कृषि आंदोलन के दौरान गोदाम भी बनने शुरू हो गए थे, कहा जा रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में है ही, फूड सेक्टर में है ही, तेल बना ही रहे हैं, गैस बना ही रहे हैं, सड़क बना ही रहे हैं, सेब का कारोबार कर ही रहे हैं, रेल ट्रैक का काम कर ही रहे हैं, रेलवे का ठेका ले ही रहे हैं, एयरपोर्ट का है ही, पोर्ट का है ही, कुछ बचा ही नहीं भाई। कोई ऐसा सेक्टर बचा नहीं जहां गौतम अडवाणी का पैर घुसा नहीं। यही सवाल राहुल गांधी ने पूछा है, और इस सवाल का जवाब तो सरकार को देना है। मैं बार बार कहूंगा, हो सकता है गौतम अडानी में पर्याप्त योग्यता हो, गौतम अडानी जैसा कारोबारी उद्योगपति न भूतो न भविष्यति हो, इतनी योग्यता है, उस योग्यता के दम पर उन्होंने 8 साल में 40,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ की हैसियत बना दी। हो सकता है, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि हैसियत कैसे बनी? क्या गौतम अडानी जैसा कोई कारोबारी इस देश में नहीं था? क्या सिर्फ गौतम अडानी को उस रिश्तों की वजह से तो नहीं इतने फायदे मिले? राहुल गांधी ने कुछ देशों का नाम लिया, कुछ धंधे का नाम लिया, कुछ ठेके का नाम लिया, इजराइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक की बात की। उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ऐसे चौधरी जी और गोस्वामी जी ये जवाब देने क्यों आ रहे हैं? सरकार जवाब दे और जनता को लगे कि ये जवाब जनता के गले में उतरता है, ठीक है। और ऐसे भी विपक्ष से सवाल पूछने की बजाय, ऐसे भी विपक्ष के लिए स्पेस बहुत कम है। कुछ सवाल, बल्कि ज्यादातर सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जाने चाहिए, और वो इसलिए कि ये जो सत्ता है, जब 2014 में मोदी जी आए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। वो लंबी लिस्ट है जो मैंने कहा, उनमें से कुछ वादों को जुमला अमित शाह कह चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं काला धन वाला और बातें। तो बहरहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। ऐसे चैनल, ऐसे चेहरे, ऐसे लोगों को देखते वक्त दिमाग का इस्तेमाल करें, यही मैं सलाह दूंगा। और मेरे वीडियो देखते वक्त सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।